जी। या हमने भी ये सोचा कि 20 साल हम खेले देश के लिए, और दिल से खेला, प्यार से खेला, और परफॉर्मेंस भी किया कि जो टीम बहुत नीचे थी और हम वनडे स्टेटस पे लाए, तो हमको भी इम्पोर्टेंट था कि हम जो अगर उधर जाए खेलने के लिए तो हम का परफॉर्मेंस उधर इम्पोर्टेंट होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ आप नंबर है। तो हम्म। हमने मैं इसको बोला कि चल मेरे को घर पे जाने दे, घर पे तो बात करने दे कि क्या है क्या नहीं है, और मेरे को 2-3 दिन तो दे तू ये बात करने का। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमको कल सुबह डिसीजन लेने का है, टाइम बहुत कम है, आईसीसी को बताना है, टीम लिस्ट भेजने का है, और टीम में हंगामा है, तो तू आ जाएगा तो सारा कुछ लेवल पे आ जाएगा। हम्म। तो मैं एक दफा खुश भी हो रहा था, एक दफा मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये किसमें मैं जा रहा हूँ, ये अच्छी चीज में जा रहा हूँ कि मेरे खुद को मैं मुसीबत में डाल रहा हूँ। तो मैंने हम्म। बोला ठीक है, मेरे को सोचने दे, मेरे को घर पे जाने दे, और कल सुबह जैसे तूने बोला 10 बजे, तो हम 10 बजे जिधर मिलने का है हम मिलेंगे। तो उधर सही। सब ऑफिशियल्स, कोच होने वाला था, संदीप पाटिल था कोच, चेयरमैन एसोसिएशन का, सिलेक्टर्स, और जो भी सीनियर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब उधर मिलने वाले थे। तो हम्म। मैं घर पे गया, मैंने बीबी को, थोड़ा लेट हो गया था, इनफैक्ट वो सो गई थी। तो बोलता क्या हुआ, मैं बोला ये क्रिकेट का है, लेकिन हम सुबह बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको क्या बताऊं ये टाइम, क्योंकि हम किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सुबह जब ब्रेकफास्ट में बैठ के मैंने थोड़ा बात किया, तो वो भी 50-50 हो गया कि अभी ये मुसीबत में तू जा रहा है कि ये तू आराम से अभी बैठा है, क्यों ले रहे हो ये परेशानी। तो मैंने बोला अभी देख, ये लोग ने दरखास्त किया है, देश की बात है, हम्म। वर्ल्ड कप की बात है, और वो भी बात है, पीछे दिमाग में था कि यही सेम ग्रुप थी जो 99 में हमको पुश किया बाहर, बाहर वो निकल। खुद वापस आके रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम्म। मेरे को जाने दे बात करने के लिए, और मेरे को जो ठीक लगे तो मैं उधर हाँ कर दूंगा। हम्म। तो फिर लंबी मीटिंग हुई, फिर मेरे को भी सवाल पूछना था कोच के साथ, क्योंकि मेरे को भी जानना था कि कोच का राय क्या है, क्योंकि हम्म। इम्पोर्टेंट है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव को तो हाँ बोल दूं, हम्म। लेकिन कोच क्या कहेगा, सही। प्लेयर्स क्या बोलेंगे, क्योंकि प्लेयर्स का भी वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मेरे को उन लोग के साथ ट्रेनिंग करना है, उन लोग के हम्म। साथ सफर करना है, उन लोग के साथ खेलना है, तो वो हम्म। सारा बैलेंस करने की बात है, मुश्किल काम था। हम्म। लेकिन जब हमने बात कर लिया, और मेरे में खुद में हिम्मत थी, और मेरे खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हम्म। मैं जाके आई विल मेक अ डिफरेंस, मेरा हम्म। प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होएगा, मैं जाके दिल से करेगा, और अल्लाह के नाम से जाके हम बिस्मिल्लाह करके करेंगे। तो हमने हम्म। वो 4 वीक के 6 वीक का बहुत ट्रेनिंग की बिफोर द ट्रिप, फिटनेस हम्म। पे, बॉलिंग पे। और जब हम गए साउथ अफ्रीका, तो तीनों तीन फ्रेंडली मैचेस में मेरा परफॉर्मेंस सबको सरप्राइज कर दिया, मेरे खुद को भी सरप्राइज कर दिया। मेरी फील्डिंग वॉज इवन बेटर देन बिफोर, क्योंकि मैं डिटर्मिन था कि अभी हमको इज्जत हम्म। की बात है इधर, खुद के लिए, और हमको परफॉर्म करना है, सही। खुद के लिए, टीम के लिए, और केन्या का हम्म। परफॉर्मेंस ये टूर्नामेंट में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर फॉर केन्या क्रिकेट वाज इम्पोर्टेंट। हम्म। तो ये था ब्रीफ, हम कैसे वर्ल्ड कप 2003 में वापस गए। और मेरे हिसाब से कोई क्रिकेटर दुनिया में नहीं है जो वर्ल्ड कप खेल के दूसरी वर्ल्ड कप खेलने गया सिर्फ डायरेक्ट। सो हम 99 में खेल के हम्म। सीधा 2003 में वर्ल्ड कप, मेरे को नहीं लगता है और कोई क्रिकेटर है जो वर्ल्ड कप खेल के दूसरा वर्ल्ड कप खेलने गया है डायरेक्ट। मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा कोई है। और फिर जब आप लोग 2003 के वर्ल्ड कप में गए, और स्पेशली जब आप लोगों ने आगे क्वालिफाई करना शुरू किया, जब सुपर सिक्सेस में पहुंचे, और स्पेशल जो मैच जो आपके लाइफ में हमेशा याद रखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जो आपकी परफॉर्मेंस थी, इवन के उसमें आप लोगों की टीम ने इतना ज्यादा स्कोर नहीं किया था, बट आपने आकर सारे मैच को एक साइड कर दिया। उसमें आपको अपनी सबसे अच्छी विकेट कौन सी लगी? किसको आउट करके आपको मजा आया?
Of course, I mean, without a doubt, Ricky Ponting का, because वो मशहूर player है. I mean, one of the top players at that time, जो ऑस्ट्रेलिया का. तो और ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 2003 में, वो बोलते was the best one day team ever, ऑस्ट्रेलियन टीम. So सब बड़े बड़े नाम थे उसमें, लेकिन वर्ल्ड कप में every wicket is a prize wicket. लेकिन जो जो रिकी पॉन्टिंग की विकेट थी, जैसे आउट हुआ, जैसे उसको मैनिपुलेट करके आउट किया, क्योंकि इट वाज नॉट अ रैश स्ट्रोक से आउट हुआ. उसने 4 बॉल खेला, 5वें बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू आर्म बॉल पे डिसीव हुआ. वो बड़ी चीज थी मेरे लिए. विकेट ऑफ कोर्स वाज इंपॉर्टेंट, बट जैसे आउट हुआ, द स्ट्रेटेजी जो इसको आउट करने को, वो मेरे को ज्यादा मजा आई. 170 ऑड रन आप लोगों ने उस मैच में किए थे. इतना कम स्कोर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइन, आप लोगों को लगा लंच में कि आप लोग ये मैच जीत जाएंगे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि जो 160 कुछ था स्कोर से 167 कैसा कुछ था. तो वही बात हुई कि कितने ओवर्स में खत्म करेंगे. डे नाइट गेम था. तो पहले 15 ओवर में वो लोग का स्कोर था 109 फॉर 2. मैं आया तब, आई मीन वो तो फॉर्मेलिटी थी गेम की तब तक. मैं आया 16th ओवर पे, और वो जो 1 घंटा था 16th ओवर टू द एंड ऑफ द गेम, इट वाज तकरीबन 1 आवर. उसमें सारा स्टेडियम का माहौल बदल गया. जो एक्साइटमेंट हो गई थी, क्योंकि विकेट पे विकेट जा रही थी, मेडन पे मेडन जा रही है, और ये केन्या की छोटी टीम ऑस्ट्रेलिया को हिलाती है. तो सारा स्टेडियम, आप कमेंटेटर्स को भी जो सुनेंगे तो वो लोग भी परेशान हो गए थे. आई मीन रिची बैनो था, माइकल होल्डिंग, डेविड, क्या नाम, इयन हीली था. सो सब बड़े बड़े कमेंटेटर्स थे, और जब आप सुनेंगे उन लोग को, वो खुद भी परेशान हो गए थे. सो वो सारा चीज सुन के दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत बहुत तसल्ली मिलती है. कि क्या हुआ, और इज्जत देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, और कोई नहीं. अगर मैं आपका फेवरेट मैच पूछूं कि वर्ल्ड कप 1996 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 97-98 अगेंस्ट इंडिया, या फिर 2003 वर्ल्ड कप, इसमें आपका फेवरेट मैच कौन सा जो आपको अच्छा लगता है? देखो, केन्या के फर्स्ट देश के लिए खेलना तो पहले तो बहुत बड़ी चीज है, और छोटी देश से हम आए और बड़ी बड़ी टीम के साथ खेलना, एवरी मैच मेरे लिए वो बहुत मशहूर था. लेकिन जब आप वर्ल्ड कप खेलते हो, जब जीत जाते हो, तो उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो वेस्ट इंडीज का जो हम विक्ट्री लिया था, क्योंकि वो शुरुआत था केन्या क्रिकेट के लिए. पहली दफा हम वर्ल्ड स्टेज पे है, और 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस के साथ खेल रहे. बड़े बड़े नाम थे वो टीम में, और उन लोग को हराना वो बहुत बहुत मस्त है. अगर मैं आपका फेवरेट पूछूं, कपिल देव या इमरान खान, दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? इमरान खान. ओके. सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा? ब्रायन लारा. जावेद मियांदाद या सुनील गावस्कर? जावेद मियांदाद. वसीम अकरम या वकार यूनुस? दोनों अच्छे, 50-50, बट 51-49 अपना वसीम अकरम. शेन वॉर्न या मुश्ताक अहमद? शेन वॉर्न. ओके. स्कलैम मुश्ताक या मुताया मुरलीधरन? सॉरी, वापस बोला. स्कलैम मुश्ताक या मुरलीधरन? मुरलीधरन. ओके. बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप या जोड़ी आपके नजदीक कौन सी, आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी रही? अच्छा, काफी अभी टेस्ट क्रिकेट में देखो तो आई वुड पुट डेजमंड हेन्स एंड गॉर्डन ग्रीनिच. वन डे क्रिकेट में आई वुड गिव गांगुली एंड सचिन फॉर द वन डे. ओके. अगर आपको एक ऑफर दी जाए कि आप दोबारा से, अगर हम लोग बैक में जाते हैं
तो आप कीनिया की टीम से क्रिकेट ही खेलना चाहेंगे, या अगर आपको ऑफर मिले टेनिस कीनिया को हाई लेवल पर रिप्रेजेंट करने की, तो आप टेनिस में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? वेल आइडियली तो दोनों अगर हम्म, मुमकिन हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला टेनिस को मैं बहुत दिल से करीब रखा हूँ, क्योंकि आई रिगार्ड दैट एज अ वेरी स्पेशल एंड आई कॉल इट द रॉयल स्पोर्ट्स। सो हम्म, मैं बोलूँ टेनिस। ओके। हमारे देखने वालों को आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो लेजेंडरी बैट्समैन जहीर अब्बास हैं, उनसे आप एक मैच हारे भी थे, वो क्या किस्सा था? नहीं, जहीर अब्बास के साथ वो आया था गॉल। केनिया में जब वो मैनेजर था पाकिस्तान ए का। हम्म, 1986 में पाकिस्तान ए आए थे इधर खेलने के लिए, और हम्म, कासिम उमर था कैप्टन। हम्म, तब रिजवान उस जमान आया था, मंसूर इलाही था, हम्म, शोएब हनीफ था, और काफी शोएब काफी मोहम्मद। अच्छे प्लेयर। शोएब मोहम्मद, या शोएब मोहम्मद। तो हम जहीर को टेनिस का बहुत शौक था। हम्म, तो उसने मेरे को पूछा कि उसने सुना कि मैं टेनिस खेल रहा हूँ, तो हम्म, मैं बोला कोई बात नहीं, हम खेलेंगे। तो हमने खेला इसके साथ। अभी रिजल्ट का तो बोलने का कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन मजा है इसके साथ खेलने, क्योंकि वो भी बड़ा लेजेंड है। हम्म, आई मीन वर्ल्ड लेजेंड, आई वुड कॉल हिम वर्ल्ड लेजेंड। क्लासिक हम्म, बैट्समैन था, उसको देखने के लिए बहुत मजा आती थी। जो स्टाइल हम्म, थी उसकी, जो परफॉर्मेंस था, हम्म, जो एरा में था इन द 70s में, जब आसिफ इकबाल था, जहीर अब्बास था, इमरान खान था, जावेद मियांदाद था, हम्म, माजिद खान था। वो भी हम्म, बहुत बहुत मशहूर टीम थी पाकिस्तान की 70s में। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1979 में जब वर्ल्ड कप वो हार गए थे, जब हारून रशीद ने रॉन्ग टाइम पे रन आउट हुआ, हम्म, आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव गॉन टू द फाइनल्स। हम्म, जब आई थिंक वो वेस्ट इंडीज के सामने हार गए सेमीज में। सही। अब हम थोड़ी सी बात जो करंट क्रिकेट है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कीनिया की टीम जब आप लोग खेलते थे तो उस वक्त इतना पैसा भी नहीं था क्रिकेट में, और इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन एक शौक था। बट जैसे जैसे क्रिकेट में पैसा आता गया, एसोसिएशंस को पैसा भी मिलता गया है, लेकिन क्या वजह हुई कि कीनिया की टीम की परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गई? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब पैसा आ गया तो फिर तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। वो टीम जो 2003 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एक अपने तौर पे पहुंची, वो क्यों आगे वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी? अच्छा, ये भी बहुत उम्दा और बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसका वजह काफी, और मैं 4-5 मिनट लेगा ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या सिचुएशन है। नहीं यार, जैसे आप। आप देखो, जब आप पैसा बनाते हो, हम्म, वो पैसा बनाने में मुश्किल है, लेकिन हम्म, पैसा मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है। हम्म, समझ गए? जब पैसा बनाते हो वो मुश्किल है काम, लेकिन जी जी। उसको कैसे इस्तेमाल करना, कैसे मैनेज करना, वो ज्यादा सख्त काम है। तो जैसे जब हमारा पैसा हम्म, आया, उसका कैसे यूज करना, वो हमने अच्छी तरह नहीं किया। हम्म, क्योंकि अभी ओके। देखो, जो क्रिकेट टीम थी, क्रिकेट हम्म, प्लेयर्स का लाइफ होता है। हम्म, सारी जिंदगी तो नहीं खेलता है ना। शायद 10 साल सही। खेलेगा, 15 साल खेलेगा। जो बड़ा नाम, जो बड़ा क्रिकेटर होता है तेंदुलकर जैसे, तो बीस हम्म, साल खेलेगा। उससे ज्यादा तो नहीं खेल सकते। उसके बाद क्या होएगा? तो जो हम्म, हमने कंसंट्रेट किया नेशनल टीम पे, वो इम्पोर्टेंट था कि नेशनल टीम को हम्म, 96 के बाद एक्सपोजर दिया जाए। तो क्या है कि हम्म, परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली, और एक्सपोजर अच्छा मिले तो परफॉर्मेंस भी अच्छा होएगा। हम्म, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट भी बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम्म, जब प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे तो प्लेयर्स आएंगे किधर से? नए प्लेयर्स किधर हम्म, से आएंगे? तो जैसे हम्म, आप ओके, दूसरे मुल्क को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंग्लैंड को देखो, जो हम्म, भी क्रिकेट मुल्क का देखो, या कोई भी स्पोर्टिंग नेशन को देखो, आप देखेंगे हम्म, सब में डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है कि अंडर 11 होता है,
अंडर 13 होता है, अंडर 15। तो क्या है कि वो फीडिंग सिस्टम होता है कि जब अंडर 21 आ जाते हैं तो देन दे गो इनटू द हायर टीम। तो क्रिकेट में आप अंडर 19 खेलते हो, अंडर 19 के बाद आप ए टीम में जा रहे हो, ए टीम के बाद आप नेशनल टीम में जा रहे हो, और जो जब नेशनल टीम का खत्म हो जाते तो वो प्लेयर्स को आप वापस लाते हो सिस्टम में, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस है। तो जितना जो एक्सपीरियंस है वो जरूरत है वापस इस्तेमाल करना। तो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो था ना बहुत वीक था, बहुत बहुत कमजोर था, तो उसमें हम फेल हो गए। और दूसरा हमारा डोमेस्टिक जो क्रिकेट था वो अनफॉर्चुनेटली वो भी वीक हो गया। तो वो मेन रीजन है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा नहीं किया। वो सब बैठे हुए थे फॉर क्या बोलते हैं वो आईसीसी की मीटिंग्स के लिए, या तो वो केन्या नेशनल टीम जब वर्ल्ड कप खेलने जावे, या तो सब उधर, सबका दिमाग उधर था। तो वो थोड़ा मुश्किल लिया और हमने गलत किया उधर। और जैसे आप देखो बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश और केन्या को सेम टाइम पे ओडीआई मिला, और बांग्लादेश का जो सपोर्ट था गवर्नमेंट का भी, और उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था 3 डे क्रिकेट का, 1 डे क्रिकेट का था, और इंडिया पाकिस्तान से प्लेयर्स भी आते थे उधर खेलने डोमेस्टिकली। सो कंपटीशन बढ़ रहा था। सो अगर आपका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर अच्छा ना हो और डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा ना हो तो डिफिकल्ट है, मुश्किल है। जो भी आप क्रिकेटिंग नेशंस को देखो, बड़ी नेशन इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जो भी हाई लेवल पे खेलते हैं तो उधर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ क्रिकेट में जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर हर स्पोर्ट्स में जरूरत है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल खेलता है एट द हाईएस्ट लेवल उसकी भी टाइम होता है 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या। तो हमारा भी वही हाल था कि जो अच्छे प्लेयर्स थे वो टाइम पे, वो स्कूल क्रिकेट में से आए थे, और डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छा था 90s में, इंडिया और पाकिस्तान से क्रिकेटर्स आते थे इधर खेलने, तो वो अच्छा चल रहा था। लेकिन हमने अच्छा जोर नहीं लगाया डेवलपमेंट में। तो अगर आपका अंडर 11, अंडर 13, 17 और 19 वीक हो तो आप किधर से प्लेयर्स लाएंगे। दूसरे में आप देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स है, तो अब तो अंडर 19 खेलते हैं, फिर वो ए टीम में जाते हैं, फिर नेशनल टीम में जाते हैं, और नेशनल टीम के बाद प्लेयर्स को वापस लाते सिस्टम में, या तो कोचिंग करेगा या डेवलपमेंट करेगा या ए टीम में खेलेगा, यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा, अंडर 19 का ख्याल रखेगा, कुछ ना कुछ। क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपको बोला ना वो खरीद नहीं सकते, इट इज अर्नड। सो वो उसका जो इस्तेमाल अच्छी तरह ना करो तो आपको अच्छा नहीं है। सही। और हमारा आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी वीक हो गया 99 के बाद, क्योंकि इधर पैसा नहीं था टू इनवाइट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स। और अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग ना हो और डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स इफेक्टिव ना हो, इसी एक चीज है प्रोग्राम बनाने का, लेकिन कितना इफेक्टिव हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू डोंट हैव अ इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रॉपर एकेडमीज रनिंग, और डोमेस्टिक क्रिकेट आपका स्ट्रॉन्ग ना हो तो इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल है। सही। आपको किनिया की तरफ से कोचिंग की ऑफर नहीं हुई कभी? इतना आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। ये सवाल तो मैं हर इंटरव्यू में मेरे को आता है। आप ताज्जुब करेंगे कि 1999 में जब मैं रिटायर हो गया तो मैं बाहर था, 2003 में वापस आए, हमने सर्विस दी, 2003 से आज तक एक भी पोजीशन की ऑफर नहीं आई है। अगर आपको कीनिया आपको अगर कीनिया की तरफ से कोचिंग की या किसी दूसरी कंट्री से कोचिंग की ऑफर आएगी तो आप एक्सेप्ट करें? अभी तो केन्या क्रिकेट का तो स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है, क्योंकि अभी तो हम डिवीजन 3 खेल रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो हम ज्यादा नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में गुरूर इतना है और कोई दम ही नहीं है जो रिजल्ट में, और पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। तो केन्या के लिए तो कोचिंग के लिए तो मेरा काम नहीं है।
लेकिन अभी बात भी चल रही है, ज्यादा लोग मेरे साथ दरखास्त कर रहे हैं कि आई शुड कंसिडर द टॉप सीट इन द एडमिनिस्ट्रेशन और कोशिश करें वापस। अभी तो मेरे हिसाब से हम ग्राउंड जीरो पे है केन्या क्रिकेट। इनफैक्ट मैं 4 के 5 साल पहले एक इंटरव्यू था ESPN में, तो मैंने बोला केन्या क्रिकेट इज डेड एंड बरीड। वो तो मैंने 5-6 साल पहले बोला था। अभी तो और ज्यादा खराब है। तो नया जन्म की जरूरत है। फ्रेश पीपल नीड टू कम इन। सबकी सोच रीजनेबली अच्छी होनी चाहिए और सही आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन रन करना पड़े तो शायद शुरू होएगा। और मेरे हिसाब से अगर सब ठीक करे तो मेरे हिसाब से 5 से 8 साल लगेगा केन्या क्रिकेट को वापस जोर लगाना इंटरनेशनल लेवल पे। और जैसे दूसरा आप सवाल आपका था कि अगर जी मैं जी कबूल करूँ कोचिंग दूसरी कंट्री में, डिपेंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए मैं डेफिनेटली कंसीडर करूँ एंड बट नॉट लॉन्ग टर्म। ओके। जैसे आपने अपने फादर की लेगेसी को आगे लेकर गए, आपके बच्चे भी आपकी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं? या अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है प्रोफेशनली। वो इंग्लैंड में स्टडी कर रहा था लफबरो यूनिवर्सिटी। और लफबरो यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द 6 MCCU यूनिवर्सिटीज जिधर द टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में फॉर यूनिवर्सिटी। और इंग्लैंड का जो नेशनल टीम है वो ट्रेनिंग करते हैं लफबरो यूनिवर्सिटी में। बहुत ब्यूटीफुल एकेडमी और फैसिलिटीज है उधर। तो उसको बहुत एक्सपोजर मिला। उसने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट भी किया जब यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप था 2015 में इंडिया में। तो उसकी यूनिवर्सिटी लोकल टूर्नामेंट जीत के वो लोग ने रिप्रेजेंट किया इंग्लैंड में। और वो टूर्नामेंट में फाइनल्स में हार गए साउथ अफ्रीका के सामने। लेकिन इरफान ने बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला। और उस प्रीमियर लीग भी खेल रहा है लेस्टर लीग में इंग्लैंड में। और उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिली है सेकंड काउंटी फॉर ओके। कपल ऑफ सेकंड काउंटी। सो वो कोशिश कर रहा है कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले। अनफॉर्चुनेटली केन्या में एट द मोमेंट हमारा क्रिकेट बहुत लिमिटेड है और बहुत वीक हो गया है। सो हम कोशिश करते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले सब कॉन्टिनेंट में या दूसरी जगह पे, सो दैट उसको जो जो शौक है उसका, वो तो प्योरली क्रिकेट खेल रहा है। मैं तो काम करता था और क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमारा तो सोशल था। वो ही हैज टेकन इट एज अ प्रोफेशन। और वो कोचिंग भी करता है, लेवल 2 कोच है और कोचिंग भी करता है इधर और इंग्लैंड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग क्वाइट वेल at a young age. He's done well and at the moment उसको interim कैप्टन बनाया है केन्या की टीम। सो वो भी बड़ी इज्जत है। सो आई एम होपिंग कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे, जो उसकी अरमान है कि जितना ज्यादा टॉप लेवल पे खेल सके वो खेले। आपकी फैमिली पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, वो उसके बारे में थोड़ा हमारे जाने देखने वालों को बताइएगा कि वो डॉक्यूमेंट्री क्या है और किसने बनाई? अगेन जैसे मैंने आपको बोला ना, वो जो मैगजीन का जब हमने क्या क्या आइडिया से शुरू किया था, तो तब मैंने सोचा कि 2001 में मैं सोच रहा था कि मैं एक किताब लिखूं, एक बुक लिखूं जो हमारा फैमिली का जो एक्सपीरियंस है, मेरे फादर का जो रिकॉर्ड्स है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह न्यूज़पेपर रिकॉर्डिंग्स रखते थे। तब तो कोई वीडियो ही था ही नहीं। फोटोग्राफ भी बहुत बड़ी चीज थी अगर फोटोग्राफ भी मिला, लेकिन न्यूज़पेपर का जो कटिंग्स था वो उसने बहुत मस्त तरीके फाइलिंग किया था। फिर मैं भी उधर से सीखा, वो मैंने भी किया और वही मेरा बेटा भी कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखूं मेरा एक्सपीरियंस और मैं ऑनर करूं मेरे फादर एंड मदर को। तो क्या कभी रिकॉर्ड के लिए भी अच्छा हो जाए। और हिस्ट्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले सही। को पता चले कि हम किधर से आए हैं। तो जब मैं बुक का सोच रहा था 2001 में, फिर मैंने बोला नहीं अभी बाद में करेगा। और फिर 2010 में एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर मेरे को आया मिलने इधर नैरोबी में। नैरोबी ठहर रहा था
और इसका बच्चा और मेरा बच्चा वो एक स्कूल में थे, तो हम मुलाकात कर रहे थे। तो एक दिन वो आया मेरे को मिलने, तो बातें कर रहे थे, मेरे को बोलता है आसिफ मैं बहुत सोच रहा हूँ कि एक डॉक्यूमेंट्री बनावे तेरे फैमिली पे। तो मेरा इमीडिएट रिएक्शन हंसने का था, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था, मैं बोला ये क्या बात करता है, वो इस दिमाग में था ही नहीं। अभी मैगजीन बड़ी चीज थी, किताब लिखना बड़ी चीज, तो ये डॉक्यूमेंट्री तो था ही नहीं दिमाग में। तो मैंने बोला नहीं नहीं, तो ये तो पागल जैसी बात करता है। बोलता नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ, ये करने का है, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है कि एक फैमिली सब कॉन्टिनेंट से आई है इधर, एक मुश्किल कॉन्टिनेंट से दूसरी मुश्किल कॉन्टिनेंट, अंग्रेजों का जमाना था, फिर इधर आके स्पोर्ट्स में इतना अच्छा किया, फिर इसका बेटा अच्छा किया, फिर इसका बेटा अच्छा कर रहा है, और दो स्पोर्ट्स में, टेनिस और क्रिकेट। तो बोलता है हम करें। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है, मेरे को सोचने दे। तो अब एक दो मास के बाद हमने बोला चल वो भी हम उसको इतनी हिम्मत है और इतना हमको हौसला दिया है तो हम करें। तो इसमें से ये शुरू हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है द करीम्स अ स्पोर्टिंग डायनेस्टी, और ये यूट्यूब में भी है। और ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखा गया है, इंडिया में, ईरान में, केन्या में, और काफी टीवी स्टेशंस दुनिया में ये स्क्रीन किया है। फिर जब मैं इंडिया में था स्क्रीनिंग के लिए, तो उधर भी आदमी लोग जब देखे, तो एक टीचर थी, तो वो तो बहुत परेशान हो गई देख के। तो वो बोलती है देख ये इंग्लिश में इधर इंडियंस बहुत नहीं समझते, तो ऐसा कर तू अभी सब टाइटल कर इंडियन लैंग्वेजेस में। मैं बोला अभी ये किधर से आ गई बात, वो भी नहीं मैंने सोचा। बोलते नहीं मैं तेरे को हेल्प करेगी। मैं बोला ठीक है, अभी इसको इतना इंस्पायर हुआ है, टीचर थी। बोलते ये स्टूडेंट्स के लिए ये स्टोरी बहुत मस्त है, अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट सेक्रीफाइस, अबाउट डिसअपॉइंटमेंट्स, अबाउट सक्सेस, सारा कुछ है ये डॉक्यूमेंट्री में। तो मैं बोला ओके ठीक है, चलो हम नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो उसकी हेल्प से हमने गुजराती में किया है, हिंदी, पंजाबी और बंगाली। तो जब ये कर दिया, तो केन्या में जब हम आए, तो हमारी फ्रेंड्स बोलते हैं भाई वो लैंग्वेज करता है तो अभी हमारी लोकल लैंग्वेज में कर। तो हमारी लोकल लैंग्वेज है स्वाहिली, तो फिर स्वाहिली में किया। फिर हमने साइन लैंग्वेज में किया, जो नहीं होते डिफरेंटली एबल, जो नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते, तो उन लोग के लिए भी किया। वो कर लिया, तो ये डॉक्यूमेंट्री गई ईरान। तो ईरान बोलते हम अभी फारसी में कर देंगे तेरे लिए, तो फिर फारसी में किया। फिर एक दोस्त आया, वो बोलता है नहीं मैं जानता हूँ अरेबिक, तो हम अरेबिक में करेंगे। फिर पाकिस्तान से आया मशहूर हबीब बैंक वाला आए थे इधर मिलने, तो बातें और बोलते हैं नहीं हमारी ऑफिस तेरे को उर्दू में कर देगी। तो ये ऐसा ऐसा करके 10 लैंग्वेज में हुआ है सब टाइटल। तो सारे ये यूट्यूब में है, सो जिसको टाइम होए तो वो देखे। तकरीबन 2 घंटे हैं, तो ऐसा ऐसा देख सकते हैं और शायद इंस्पायर होएगा ये स्टोरी से। सो ये है डॉक्यूमेंट्री का स्टोरी। सही सर, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपका मैं पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे देखने वाले हैं, जो यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनके लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहें तो प्लीज वो उन्हें मैसेज दें। देखो स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी चीज है। हमारे टाइम में जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो हम सिर्फ शौक के लिए खेल रहे थे। अभी माहौल बदल गया है, अभी स्पोर्ट्स बिजनेस हो गया है, स्पोर्ट्स अभी प्रोफेशन हो गया है। आप प्लेयर हो या मैनेजर हो या स्पोर्ट्स एजेंट हो या जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम में हो, और आपको जो शौक है सो दिल से करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इतनी है एट द मोमेंट। अभी आप देखो पीएसएल का बड़ा चल रहा है, आईपीएल बड़ा चल रहा है। जो आदमी के पास कुछ था ही नहीं, अभी पैसा वाला हो गए, इतना पब्लिसिटी मिल रहा है, इतना पॉपुलर हो गए, तो उसमें से ज्यादा दरवाजा खुलेंगे।
लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एजुकेशन भी साथ रखो, क्योंकि ओके। स्पोर्ट्स में ठीक है, लेकिन खुदा ना करे लेकिन कुछ खराब हो गया, या तो इंजरी आ गई, या तो आपका फॉर्म खराब हो गया, या कुछ हो गया, तो एजुकेशन आपको आगे ले जाएंगे, क्योंकि जिंदगी भी है आगे। तो एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स करो। हम वो का एक्सपीरियंस है, हम बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स हमको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि जो स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मेरे को खुद के लिए स्टडीज करना मुश्किल हो जाता। तो स्पोर्ट्स आप यूज करो, अभी हर जगह पे, फार ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स की बहुत है। तो उसमें आप जोर लगाओ स्पोर्ट्स में और स्टडीज में, और आप दिल से जो भी करो, आपका सारा दिल से करो। और हम ये बोलते हैं कि हम सब के लिए सिर्फ एक जिंदगी है दुनिया में, लेकिन इस जिंदगी में ऐसे जियो कि जब आपका टाइम आ जाए, खुदा आपको बोले कि अभी तेरे को मैं दूसरी जिंदगी दे रहा हूँ, आप बोलो नहीं मेरे को काफी है, मैंने सब कुछ कर दिया क्योंकि मैंने दिल से किया, मेरे को तेरे पास अभी आना है। सही। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें नैरोबी से ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो फिर कभी आपके पास टाइम हुआ तो फिर दोबारा मैं आपको ज़हमत दूंगा। बस मेरे पास इस इंटरव्यू के बाद एक तरह के अल्फाज जो हैं वो खत्म हो गए हैं। आपकी लाइफ स्ट्रगल और आपने जो सब कुछ बताया, ये बहुत बहुत टफ है कि कोई एक बंदा इसे हैंडल कर सके। थैंक यू सो मच सर। आप खुश रहें और दूसरों को भी जो आपके चाहने वाले हैं उन्हें भी खुश रखें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर रास्ते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा, और एक आखिरी बात, आप ताज्जुब करेंगे, मैं अभी तक एक जो मेरे को रिग्रेट है, तो मैं कभी पाकिस्तान गया भी नहीं, खेलने भी नहीं गया और कभी घूमने भी नहीं गया। तो एक दिन इंशाल्लाह हमको पाकिस्तान आना है और देखना है, और बहुत सुना है, बहुत बहुत अच्छी चीजें सुने, पाकिस्तान का खाना, पाकिस्तान का टूरिज्म। तो इंशाल्लाह एक दिन हम आएंगे पाकिस्तान और सारी जगह हम घूमेंगे। और आपको भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि आपको ये जो आप काम कर रहे हो वो आसान काम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरा दुआ है आपके साथ कि आपका चैनल बढ़े, आपको ज़्यादा क्रिकेटर्स या स्पोर्ट्समैन आपको चांस दे आपको इंटरव्यू करने, क्योंकि ये जो आप डिस्कस कर रहे हो वो सबको पता भी नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। सब देखते हैं ऑन द फील्ड, जब आप टीवी में देखते हो तो आप सिर्फ गेम देख रहे हो, लेकिन ज्यादा चीज तो पीछे हो रही है, ड्रेसिंग रूम में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो मुश्किलात होती है, वो सारी चीज ये डिस्कशन पे होता है। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा आज इंटरव्यू किया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। खुदा हाफिज।